हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मेजर टॉपिक है, कंफ्यूजन वाला। मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करती हैं, या फिर क्या इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी केमिस्ट्री पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं 2024 एंड 25 के जेई और नीट टारगेट की कंप्लीट केमिस्ट्री। आपसे केवल 3 ही चीजें एक्सपेक्टेड है। पहली, डेली लेक्चर देख के अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। माना कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर एज इट इज सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ, लेकिन वो आपकी हेल्प करने के लिए, ना कि आपको आलसी बनाने के लिए। अभी आपने अपना 11 शुरू किया या 12 शुरू किया है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि तुम अपने हाथों से अपने नोट्स बना सको, क्योंकि अपने हाथ से बनाए गए नोट्स ही हमारे लिए भगवान होते हैं। दूसरी चीज, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो में देती हूँ, वहां पर आपको हर लेक्चर की डीपीपी प्रोवाइड होती है। अगर तुम डीपीपी नहीं सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का या पढ़ने का। प्रैक्टिस जरूरी है ये देखने के लिए कि जो तुमने चीज पढ़ी है क्या वो समझ आई कि नहीं आई बच्चे, ठीक है। और तीसरी चीज, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ रहा है, इसीलिए तुम मुझसे पढ़ रहे हो। लेकिन क्या ये केवल मेरी जिम्मेदारी है कि दी केमिस्ट्रिक फैमिली को ग्रो करने के लिए मैं अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालूं, पढ़ाऊं, ये सब करूं? आपका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बनता है यार। तो जितने भी साथी हैं ना, उन सबको बता दो कि आप दी केमिस्ट्रिक चैनल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। सभी के साथ दी केमिस्ट्रिक फैमिली को शेयर करो, जल्दी से जल्दी। ऐसा धूम मचा दो दी केमिस्ट्रिक, हर जगह दी केमिस्ट्रिक होना चाहिए कि केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, दी केमिस्ट्रिक से पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ से पढ़ना है, दी केमिस्ट्रिक से पढ़ना है। सो जल्दी जल्दी अपने इस चैनल को शेयर करो और सबको बताओ कि हम दी केमिस्ट्रिक से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चे हमारा आज का लेक्चर विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मैम। Myself Rao Bharti, as you people know, I have passed out I have done my graduation in chemistry honors from Delhi University and post graduation in chemistry from IIT Guwahati। और 4 साल से कोटा में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप ही के जैसे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने का अनुभव लिया जा रहा है, और उसी अनुभव को आगे आपके साथ साथ कंटिन्यू किया जा रहा है बच्चे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर की तरफ अगर हम बढ़े कि लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमने पहले 2 लेक्चर में क्या क्या किया। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि मैम हम लेक्चर देख रहे हैं, सब बढ़िया, लेकिन अगला जब तुम लेक्चर पढ़ाओ ना तो उसमें आप थोड़ा सा एक रिकैप दे दिया करो। तो उन्हीं बच्चों के सुनते हुए मैंने रिकैप देना शुरू किया कि हाँ मैम, एक बार पता लग जाए कि पिछले 2 लेक्चर में क्या हुआ, तो हमारा भी तरोताजा एकदम दिमाग हो जाएगा और मजा आ जाएगा। तो वही चीज़ करने वाले हैं बेटा। कल भी मैंने रिकैप दिया था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पिछला लेक्चर देख के नहीं आओ आलस के मारे। वो लेक्चर देखना है, यहाँ पर बस मैं रिकैप करा रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ उसको, समझा तो ऑलरेडी चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सीख चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम बच्चे 2 चीजें होती हैं जहां से नॉर्मली क्वेश्चन बनता है। पहला, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर होता है। दूसरा, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका जो के इक्विलिब्रियम होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है, कर चुके हैं। फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था बच्चे, अगर आपको याद है तो, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई रिएक्शन है बच्चे इस तरीके से, तो उस रिएक्शन के अंदर के इक्विलिब्रियम होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि के इक्विलिब्रियम को हम 2 टर्म्स में लिखते हैं, केपी और केसी। अगर मैं इसी को प्रेशर की टर्म्स में लिख दूं कि ये प्रेशर की टर्म्स में दे रखा होता, तो मैं लिखती प्रेशर ऑफ बी की पावर बी और यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए की पावर ए।
इन दोनों को कभी बराबर नहीं लिख सकते हैं, कंडीशंस होते हैं बच्चे। तो हम लिखेंगे कि के इक्विलिब्रियम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम कंसंट्रेशन की टर्म में निकाल रहे हो या प्रेशर की टर्म में निकाल रहे हो। ये वाली चीज हम कल की क्लास में कर चुके थे। फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था बच्चे कि सॉलिड अगर दिया गया है या फिर अगर आपको लिक्विड दिया गया है कंसंट्रेशन या प्रेशर की टर्म्स में, तो इनको क्या मानना है, 1 मानना है। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, हाँ या ना, थी ना, कि अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 मानना है लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्रेशंस में। ये कभी भी भूल के भी गलती मत करना। दूसरा, हम लोगों ने केपी और केसी के बीच रिलेशन किया था, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी निकालना सीख लिया था। केपी बराबर केसी की कंडीशंस देख ली थी, कब थी, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर बराबर 0 था बच्चे। केपी इज ग्रेटर देन केसी कब था, जब हमारे पास डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 था, और केपी इज लेस देन केसी था जब हमने डेल्टा एनजी को देखा रिएक्शन के अंदर लेस देन 0। डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट में जो गैस के मोल है माइनस में रिएक्टेंट के जो गैस के मोल है। मोल आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखना है बच्चे, ठीक है, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो ये चीजें हम कल की क्लास में कर चुके हैं और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवाए थे बच्चे, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे फैक्टर ऑफ एक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल की क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किया था बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो क्या क्या थी, वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारा रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा या प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, उसकी कंडीशंस हमने देख ली थी। तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन चीज अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, ए से बी जा रही है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब मैंने इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया कि बी से ए जा रहा है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब देखो, अगर इसके लिए मैं K1 लिखूंगी तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी गई, यस मैम। अगर मैं दूसरी वाली रिएक्शन के लिए K2 लिखती हूँ तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्लियर है, K2 भी लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, तो क्या मैंने K2 को A बाई बी यानी कि K1 का रिवर्स ही तो लिखा है, तो हमारा K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई K1 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए इसको, इफ अ केमिकल रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिजल्टिंग रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाई K। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास N2 प्लस 3H2 था और यहाँ पर ये 2NH3 फॉर्म हो रहा था, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था। अब मैंने इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, क्या लिखा, 2NH3 लिख दिया, इक्विलिब्रियम में है N2 प्लस 3H2। क्या ये इस रिएक्शन का रिवर्स्ड है, तो जो रिजल्टिंग रिएक्शन आई है इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा यानी कि K डैश, वो पुरानी वाली रिएक्शन का रिवर्स होगा, 1 बाई K हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो N2O4 से 2NO2 बना तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc माना मैंने। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके 2NO2 से N2O4 लिख रही हूँ तो जो Kc है वो क्या हो जाएगा, Kc डैश क्या हो जाएगा, 1 बाई Kc। क्यों, क्योंकि तुमने रिएक्शन को रिवर्स किया है। तो जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो बनी है रिएक्शन आफ्टर रिवर्सिंग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली के रिवर्स हो जाएगा, 1 बाई K हो जाएगा पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। क्लियर हुआ। अगली तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, मैं उस रिएक्शन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दे रही, मैं उस रिएक्शन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ A से B रिएक्शन जा रही थी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। रिएक्शन A से B जा रही है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। अब मैंने रिएक्शन को बदल दिया, कैसे बदला, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया, पूरी रिएक्शन को 2 से या 3 से या किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जरा Na Nb बना दिया। यहाँ पर ये आपके सामने A से B था जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था बेटा।
अब इसको मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो ये Na से Nb बना रहा है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अगर मैं यहाँ पर K1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर मैं इसका लिखती हूँ K2 तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n। अब इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा, K2 इट इज इक्वल टू B की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन और पूरे की पावर n, क्योंकि ऊपर भी पावर n नीचे भी पावर n, और ये B बाई A क्या था मेरा, K1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, K2 की पावर, K2 इज इक्वल टू K1 की पावर n। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी रिएक्शन को बेटा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया गया है, अगर उस रिएक्शन को चेंज करते हो, कैसे चेंज कर रहे हो, बाय मल्टीप्लाइंग दैट रिएक्शन विद एनी नंबर, चाहे वो n नंबर है चाहे वो 1/n है, यानी कि तुम चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आपका कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। इज इट क्लियर बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, देखिए जरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की कि 2NO2 से N2 प्लस O2 बन रहा था जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। भाई ये वाली जो रिएक्शन है 4NO2 ये कैसे बनी होगी, N2NO2 और यहाँ पर N2 प्लस O2, इसको मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी बेटा तभी तो मेरा 4NO2 2N2 2O2 बनेगा। यानी कि मैंने इस वाली रिएक्शन, कौन सी वाली, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो फाइनल रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc डैश क्या होगा। मैम पुराने वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको तुमने मल्टीप्लाई किया है उस नंबर से, उस नंबर को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लिख दो। बात आई समझ में। अगर मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर इसको ध्यान से देखना डिराइव कैसे करेंगे। पहली वाली रिएक्शन के लिए मैंने Kc लिखा तो Kc क्या आया, फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आएगी N2 की जो हमारा N2 प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इनटू O2 जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय NO2 की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 2। पहले के लिए ये होगा Kc। अब दूसरी के लिए लिखते हैं Kc डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट में N2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 और फिर हमारा O2 की पावर 2, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में गया, डिवाइडेड बाय NO2 की पावर 4 बेटा, NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। यस मैम, दोनों रिएक्शंस के लिए मैंने Kc और Kc डैश उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख ली। अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्या मैं इस रिएक्शन को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, Kc डैश इज इक्वल टू N2 इंटू O2 डिवाइडेड बाई NO2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2 बेटा, क्या मैं इस पूरे की पावर 2 लिख सकती हूँ, मतलब तो सेम हुआ ना, 2 इधर गया फिर इसकी पावर नीचे 4 पावर सेम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये क्या है तुम्हारा, ये आपका Kc है बेटा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर Kc डैश इज इक्वल टू Kc की पावर 2। बट ओवरऑल तुमने क्या किया, देखो मैम, तुमने पहले वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नई रिएक्शन बनाई, उस नई रिएक्शन का Kc डैश क्या होगा, Kc डैश बराबर होगा पुरानी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी पावर कितनी, जितने से तुम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 आ जाएगा बेटा। तो अगर तुम यहाँ पर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स करने के बाद जो रिएक्शन आई उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई पुरानी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरी बात, अगर तुमने किसी रिएक्शन को चेंज किया बाय मल्टीप्लाइंग दैट रिएक्शन बाय एनी नंबर, चाहे n से कर लो या 1/n से, तो जो टारगेट रिएक्शन, जो नई वाली रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा, पुरानी वाली के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर दैट नंबर जिससे तुमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इसको समझा अच्छे से। चलिए अब आगे बात करते हैं
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं चेंज कर रही हूं बेटा, इधर a से b k1 था, अब ध्यान से देखो तुमने क्या किया है, a से b गिवन था, अब a से b को पूरी रिएक्शन को आपने 1/n से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1/n a हुआ, यहाँ पर 1/n a 1/n b, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा। क्या किया यहाँ पर हमने 1/n से मल्टीप्लाई किया, तो मैम इसके लिए जो k डैश होगा वो क्या होगा मैम, यहाँ पर एक तो ना डिफेक्टिव ऑर्डर रहता है कुछ ना कुछ इन चीज़ों में भी, जिन टेक्नोलॉजी से हमें हेल्प मिलती है उन्हीं के अंदर थोड़ी सी डिफेक्टिविटी आ जाती है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो a से b, अगर फिर से आएगी तो अपन पेन ही चेंज कर लेंगे, ठीक है, a से b, अब मैंने इस पूरी रिएक्शन को 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं ये कहूँ कि n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ये नहीं कोई फ़र्क नहीं है, 1/n से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं बोलूँ या n से डिवाइड किया, सेम बात है बेटा, ठीक है, डिवाइड किया, दोनों ही क्या चीज़ है, सेम बात है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये क्या बोल दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब वापस आ जाओ, यहाँ पर इसको 1/n से मल्टीप्लाई करके मैंने बना दिया 1/n b, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा मैंने k, तो k क्या आएगा, k इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसके लिए k डैश अगर लिखेंगे बेटा तो k डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फिर पावर में जाएगा बेटा, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ b/a और इस सारे की पावर 1/n, और इस सारे की पावर 1/n, ये क्या था तुम्हारा k, यानी कि k डैश इज इक्वल टू k की पावर 1/n, और यही चीज मैंने आपको बताई है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो बेटा, चाहे वो 1/n है या n है, जो नई वाली रिएक्शन आई है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, पावर में क्या चला जाएगा उसके, वो नंबर जो तुमने मल्टीप्लाई किया है बेटा, ठीक है। चलिए इसी बात से आगे बढ़ते, यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन है 2HI से H2 + I2 बना, ठीक है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई HI से हाफ H2 प्लस मैंने हाफ I2 बना दिया और इस रिएक्शन का Kc डैश कितना होगा, तो तुम एक बात बताओ, तुमने किया क्या, तुमने इस वाली रिएक्शन को 2 से भाग दे के तो ये निकाला है ना, we have divided one equation by 2, या फिर मैं ये बोल दूं we have multiplied, हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर we have multiplied one equation by 1/2, या तो मैं ये कहूँ कि मैंने इस इक्वेशन को 2 से भाग दिया या इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल करके HI आया, 1/2 इंटू 1 1/2 इंटू 1 इज 1/2, मैंने इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया बेटा, तब जाके मेरी ये रिएक्शन बनी है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर Kc डैश लिखूंगी तो वो क्या लिखूंगी मैम, पुरानी वाली इक्वेशन Kc जिसको चेंज करके तुमने Kc डैश लिखा है, तो Kc डैश बराबर Kc और इसकी पावर 1/2 क्यों, क्योंकि मैम इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके आपकी ये इक्वेशन बनी बेटा। आया समझ में, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर से,
मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो पावर में 2 जाता, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में 1/2 चला गया बेटा। ये था आपका स्टाइकोमेट्रिक चेंज। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस के अंदर हम कैसे टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, जहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता है बच्चे। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क्स ओरिएंटेड हम इसको बोल सकते हैं। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, मल्टी स्टेप यानी कि अब 2 से ज्यादा स्टेप दिए गए होंगे, 3 4 5 कुछ भी स्टेप दे सकता है। फाइनल रिएक्शन एक बनी हुई होगी, उस रिएक्शन का फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पूछ लेगा। तो हमें क्या, हमें तो सारी चीजें पता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, if a reaction can be expressed as a sum of 2 or more than 2 reaction, then equilibrium constant of target reaction is equal to the multiplication of equilibrium constant of all the reaction। ओ भाई साहब, इतनी इंग्लिश बोलना क्या चाह रहा है ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई फाइनल रिएक्शन 1 2 3 इन 3 रिएक्शन को जोड़ के बनी है ना ये वाली रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के। बात आई समझ में? जैसे कि यहाँ पर A से B K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, B से C बन रहा है तो K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, A से C का क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, K3 क्या होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर K1 की वैल्यू लिखूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं K2 लिखूं बेटा तो यहाँ पर C की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B की कंसंट्रेशन। अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ K1 इंटू K2 को। K1 और K2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, देखो B इंटू में A, B इंटू में B डिवाइडेड बाई A और मल्टीप्लाई बाई इधर C बेटा, ये इधर क्या है तुम्हारा C डिवाइडेड बाई B, है ना। मैंने K1 और K2 को मल्टीप्लाई किया तो B बाई A इंटू में C बाई B, ये अपना बन गया। अब इधर देखो, B से B कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा तुम्हारे पास, C डिवाइडेड बाई A बच गया, हाँ या ना। अब यहाँ पर C डिवाइडेड बाई A किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से एक्सप्रेशन आएगा, लास्ट वाली इक्वेशन देखो A से C। यहाँ पर अगर मैं K3 लिखना चाहूँ तो मैम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A। अरे भाई साहब, इधर से मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैंने C बाई A निकाला वो तो मेरा K3 है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ ना कि K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। अब ये तो यहाँ पर तो ये बात प्रूव हुई है मैम कि आप अगर इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रही हो तब जाके तुम्हारे पास K3 आ रहा है, थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। बट डेफिनेशन में तो तुमने उल्टा बोला है, तो उल्टा ही पढ़ाओ ना। उल्टा क्या बोला है कि जब तुम इन दो इक्वेशन को जोड़ोगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे, तब तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आएगी और जो इक्वेशन बन के आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ये एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर रही हूँ। A से B बनाया और यहाँ B से C बनाया, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी बेटा तो ये क्या बनेगा, A प्लस B गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B प्लस C, ये मेरी रिएक्शन बन गई। अब इसका K इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। K इक्विलिब्रियम जो कि अपन ने क्या माना है बेटा, K3 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में? देखो K3 क्या है आपका, K3 BC डिवाइडेड बाई AB, इधर भी क्या था K3 BC डिवाइडेड बाई AB और ये क्या था K1 इंटू K2, ये क्या है आपका K1 इंटू K2। और इधर से देखो, तुम बोलोगे मैम फाइनल इक्वेशन हमारी A से C आनी चाहिए थी, यहाँ तो A प्लस B से B प्लस C, भाई रिएक्टेंट में भी B प्रोडक्ट में भी B, तो इनको तो कैंसिल कर देंगे अपन, तो फाइनल रिएक्शन क्या बनी तुम्हारी, A से C बन गई। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब ध्यान से फिर से सुनो बेटा।
जब तुम मल्टी रिएक्शंस को ऐड करते हो, दो से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड करते हो, फिर किन्हीं भी दो रिएक्शंस को, किन्हीं भी तीन रिएक्शंस को ऐड करके फाइनल जब रिएक्शन बनाते हो ना, तो फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दोज रिएक्शन जिनको तुमने ऐड किया है। यहां से आपने वो चीज प्रूव कर दी है। अब एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। जैसे कि यहां पर देखो कि मैम ए बी सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीन रिएक्शन में K1 K2 K3 दे रखा है, और हमारे पास जो टारगेट रिएक्शन है ना वो ए से डी वाली है जिसका K4 दिया गया है। तो हमें K4 निकालना है। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन तीनों रिएक्शन को यूज करके जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे, जैसे तुम्हारा मन करे, इन तीनों को यूज करके तुम्हें बस ये फाइनल रिएक्शन बनानी है। कैसे बनाओगे? ए से डी, देखो रिएक्टेंट में ए चाहिए, प्रोडक्ट में डी चाहिए, रिएक्टेंट में ए चाहिए, प्रोडक्ट में डी चाहिए। फर्स्ट मेथड क्या करेंगे? फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो मैम, ए गैस बी गैस, इसको मैं बी गैस और यहां मैंने बना दिया सी गैस, दोनों को ऐड कर रही हूं बेटा, ध्यान से देखना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2, दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर दोनों को जोड़ते ही क्या बना, A गैस प्लस में B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद B गैस प्लस में C गैस, और जैसे दोनों को जोड़ा तो ये मेरा बन गया A गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद C गैस। ठीक है, ऐड करते ही बन गई ये वाली रिएक्शन, और ये रिएक्शन A से C वाली कौन सी है बेटा? A से C वाली। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो आया K1 इंटू में K2, आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, A से C और C से D वाली का क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। A से C रिएक्शन बन रही है, ठीक है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 इंटू K2 बेटा। फाइनल हमारे पास दी गई है C गैस से थर्ड इक्वेशन D गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 गिवन है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, A गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद D गैस, और तुमने इन दोनों को ऐड किया तो इसका जो K4 आएगा, K4 दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिन रिएक्शन को तुमने ऐड किया। तुमने इन दोनों को ऐड किया तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, K1 इंटू K2 इंटू K3। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं है, सच बात है। तुमने इन तीनों को यूज करके चौथी इक्वेशन बनाई K4 वाली, और कैसे बनाई है, पहले तुमने इन दोनों को जोड़ा तो जो नई रिएक्शन आई इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया उसका, उस नई वाली को यहाँ पर जो बनी इसको और थर्ड वाली को तुमने ऐड किया, तो जो ऐड करने के बाद फाइनल रिएक्शन आई उसका मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया बेटा। क्लियर है? चलिए अगली चीज करके देखते हैं, एक सॉलिड एग्जांपल लेते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखो, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू तुम्हें दे रखी, किसके लिए, N2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO, और इसके लिए बेटा K1 की वैल्यू मुझे गिवन है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। बोलो रे, K1 इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2। अब किसका K2 निकलवा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका निकलवा रहा है, यो कह रहा कि फॉर द रिएक्शन 2NO इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस में O2, इसके लिए जो K2 की वैल्यू है वो आपसे कैलकुलेट करवा ली इसने। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, किया क्या इसने, इस भाई साहब ने इस वाली रिएक्शन को ऐसे पकड़ा और ये धड़ाम पटक दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया इसको। अब रिवर्स करेंगे तो नई बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, मैम आपने बताया था जब भी किसी रिएक्शन का रिवर्स करते हैं तो नई बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, पुरानी वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल, यानी कि K2 क्या हो जाएगा 1/K1, यानी कि K2 क्या हो जाएगा 1/2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, ये आपकी K2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर N2O4 2NO2 बेटा,
यहाँ पर फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है N2O4 से 2NO2 इज 1.2, यानी कि N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2, इसके लिए K1 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसने पूछा कि K2 निकालो, किसके लिए? 2N2O4 के लिए। 2N2O4 4NO2 के लिए K2 निकालना है। अरे बाबा रे बाबा, क्या किया इसने? कुछ भी तो नहीं किया। इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना दी गई है। अब तुम्हें भी पता है कि इस रिएक्शन का K2 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, कि मैम गलती इसने की है ना, इसने अपने आप को 2 से मल्टीप्लाई की, तो इसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में 2 लगा दो। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई की जाए उसके नंबर को पावर में ले जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर इज इक्वल टू K1 की पावर 2 बेटा। तो यहाँ पर K1 कितना था? 1.2 इंटू 10⁻⁻3, इसकी पावर 2। ये आ गया आपका K2 की वैल्यू। क्लियर हुई बेटा? चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है अब देखते हैं। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे दिया बेटा, 2 अमोनिया इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 + 3H2। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास K इक्विलिब्रियम दिया गया है, 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 + 3H2 एंड यहाँ पर मुझे मिल गया है K1 जिसकी वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻6। अब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 कैलकुलेट करो गिवन रिएक्शन के लिए। तो गिवन रिएक्शन क्या है? NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 + 3/2H2। इसके लिए मुझे निकालना है K2। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या आप साफ साफ इस चीज को देख पा रहे हो? क्या देखना है कि मैम इधर 2NH3 था, इधर 1 इंटू 3H2 था, इसमें मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तब ये 1NH3 बना, 2 से डिवाइड किया 1/N2 बना, 2 से डिवाइड किया 3/2N2, यानी इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा, हाँ या ना? तो अगर मैंने इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये रिएक्शन बनी, तो जो इसका K2 आएगा वो बराबर किसके आएगा? K1 की पावर 1/2 इंटू, मतलब इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 पावर 1/2। पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3। तो बस यही सारे के सारे फैक्टर्स है बेटा जो कि हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। पहले वाला मैंने बताया रिवर्स करने का, दूसरे वाला मैंने बताया उन रिएक्शंस को ऐड करना या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना या फिर किसी नंबर से डिवाइड कर देना। ये सब करके तुम उस रिएक्शन को बदल रहे हो। सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही रहेगा, तुमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बदल दी तब इसका K2 चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हुआ है। ठीक है, अब आगे फर्दर क्वेश्चंस देखो। ये वाली रिएक्शन इसका K1 गिवन है, ये वाली रिएक्शन इसका K2 गिवन है। कह रहा टारगेट रिएक्शन के लिए K निकालो। तो मैंने अभी अभी बोला हमें केवल एक ही चीज करनी है, वो क्या करनी है मैम? फाइनल रिएक्शन को ऐसे वैसे जैसे तैसे बनाना है, बस ऊपर वाली रिएक्शंस को यूज करके। इसके लिए ध्यान देने वाली बात देखो मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट में है ना, तो ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में से रिएक्शन ढूंढो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और फिर उसको रिएक्टेंट साइड में भी लाने की कोशिश करो। तो देखो मैम यहाँ वाली रिएक्शन में CO प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में बट ये प्रोडक्ट में, तो आई हैव टू रिवर्स दिस रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर रिवर्स करना है बेटा, रिवर्स करना है किसको? फर्स्ट रिएक्शन को। रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा तभी मेरा ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट में आएगा। ऊपर से ध्यान देने वाली बात समझना, यहाँ पर जब मैंने इसको रिवर्स किया तो ध्यान से देखो CO के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इधर भाई साहब ने 2 दे रखा है, यानी कि मुझे 2 से भाग भी देना पड़ेगा एंड देन डिवाइड इट बाई 2। देखो बेटा इस वाली रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1/K1 आया बनने वाली
रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स किया तो रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/k1 होगा। उसके बाद मैंने उसको 2 से डिवाइड भी किया है, यहां पर देखो मैंने बोला है कि उसको मैंने 2 से डिवाइड भी किया, यानी कि मैम जो मेरा k डैश होएगा वो क्या होएगा 1/2 पावर ऑफ 1/k1। कि यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको रिवर्स किया, 2CO यहां पर 2 कार्बन प्लस में O2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो 1/k1 आ गया इस रिएक्शन का। फिर मैंने मैम इसको 2 से डिवाइड भी किया, यानी कि 1/2 किया बेटा, तो मेरी रिएक्शन क्या बनेगी CO, फिर हाफ इंटू 2 किया तो कार्बन प्लस में यहाँ पर हाफ O2। बेटा जी इस रिएक्शन के लिए मेरा K क्या हुआ होगा 1/k1 की पावर हाफ हुई होगी। ये मेरा पहली रिएक्शन का यूज था। अब देखो दूसरी वाली रिएक्शन में CO2 चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट में CO2 मुझे यहां से मिल रहा है, यानी कि मुझे इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट सेकंड रिएक्शन को ऐड कर दूं बेटा। यहां पर सेकंड वाली रिएक्शन कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस में O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बचेगा इधर से CO2, इसका मुझे K2 गिवन है बेटा। अब आपको भी पता है जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड होने के बाद जो फाइनल रिएक्शन आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, मैम इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां पर देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, मैं तुम्हें वो लिख के बता देती हूँ जल्दी से। मैम कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड कैंसिल, एक इधर है एरो के एक उधर है, तो यहां पर मैंने लिखा CO, ठीक है, इधर मेरा 1 O2 है, इधर हाफ O2 है बेटा, तो हाफ O2 इधर लेके आऊंगी, माइनस का हाफ O2 हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इज प्लस हाफ O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2। तो इस रिएक्शन का जो K आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, इसका K2 एंड इनटू में 1/k1 की पावर 1/2। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फाइनल रिएक्शन। यही बनी है, देखो समझ आया। तो इन दोनों को यूज करके ये बनाना है बेटा, और इन क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो SO2 प्लस हाफ O2 SO3 बनाया, K1 रिएक्शन, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 4 SO3, सबसे पहली बात तो तुम ये समझो कि SO3 गिवन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में तुम्हें रिएक्टेंट में चाहिए, यानी कि SO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद SO2 प्लस में हाफ O2। आपने सबसे पहले रिएक्शन को रिवर्स किया, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/k1। रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब बनने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4SO3 चाहिए बेटा, इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करके 4SO3 बना लिया, 4SO2 प्लस में 4 इंटू 1/2 इज 2SO2। ये वाली रिएक्शन यहाँ पर बनी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया, K दिया। कैसे बनी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा मैम, जिसको मल्टीप्लाई किया उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 4 है ना, K इज इक्वल टू 1/k1 की पावर 4। क्यों, क्योंकि इस वाली रिएक्शन को 4 से गुना करके ये रिएक्शन बनी, तो जो जिससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर में ले जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/k1 की पावर 4। समझ आया, आगे बढ़ो बेटा। यहाँ पर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 3 रिएक्शंस के लिए। ये कह रहा है K की वैल्यू निकालो इस फाइनल रिएक्शन के लिए। मैंने आपको बताया बेटा आपको इन ऊपर गिवन रिएक्शन को यूज करके चौथी वाली रिएक्शन बनानी है। सबसे पहली चीज मुझे रिएक्टेंट में अमोनिया चाहिए, तो यहाँ पर अमोनिया मुझे यहाँ दिया गया, तो सबसे पहले तो मैं उसको रिवर्स कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, रिवर्स। देखो मैं 2NH3 रिवर्स किया N2 प्लस 3H2, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/k1। अब किसी और में NH3 नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा, और यहाँ पर NH3 कितना है 4, यानी कि डेफिनेटली इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया बेटा क्या, यहाँ पर 4NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2N2 प्लस 6H2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा 1/k1 की पावर 2। देखो रिवर्स किया तो 1/k1 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/k1 की पावर 2 हो गई फाइनल रिएक्शन की। ठीक है, अब क्या करना है,
NO मेरे को प्रोडक्ट में चाहिए, वाटर मेरे को प्रोडक्ट में चाहिए, इधर NO प्रोडक्ट में, वाटर प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे बेटा, वाटर और कहीं पर भी नहीं है, 6H2 है, तो इस वाली रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जरा, क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर पहली वाली रिएक्शन लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पर पहली वाली रिएक्शन उधर लिख रखी है। अब लिखते हैं अपन दूसरी वाली, ये लास्ट वाली, 6H2 प्लस में 6 इंटू 1/2 कितना होगा, 3O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 6H2O, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, K3 की पावर 6, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, K3 की पावर 6। अब K2 वाला देख लो, यहां पर तुम्हें क्या चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं, यहां पर हमें क्या चाहिए, N2 प्लस O2 की रिएक्शन बची हुई है, 2NO करवाना है हमें, यहाँ पर 4NO है बेटा, 4NO है प्रोडक्ट में, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि और कहीं पर NO है नहीं ना कि जोड़ के 4NO आ जाए, तो मुझे इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया मेरा 2N2 प्लस में 2O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 4NO, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है मैम, ये K2 वाली रिएक्शन से बनाया है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 पावर में चला जाएगा। आई बात समझ में? अब इन तीनों को जोड़ दो, अब इन तीनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो मैम, यहां पर 6H2 कैंसिल, 2N2 इधर है, एरो के 2N2 उधर है, कैंसिल, 3 और 2 5O2 जोड़ने पर बन रहा है 5O2, इधर प्लस में NH3 बन रहा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। कितना NH3 बन रहा है, 2 दूनी 4 था ना, ये 4 NH3 बन रहा है, ठीक है। और यहां पर इधर पे कितना बन गया, ये 4NO। क्या मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई, वाटर भी रहता है 6H2O प्लस में 6H2O, क्या मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई मैम, 4NH3 है, यहाँ पर 4NH3 है, 5O2 है, इधर फिर 4NO, इधर 6H2 है। इन तीनों रिएक्शंस में मैंने चेंज करके, इन तीनों चेंज रिएक्शंस को फिर मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, जो भी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए वो सब लिखने के बाद इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ के ये मिला। अब एक बात बताओ, तुमने जब भी चेंज किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिए थे ना उनके, इस रिएक्शन का 1/K1 का स्क्वायर, इस रिएक्शन का K3 की पावर 6, इस रिएक्शन का K2 की पावर 2, लास्ट में तुमने इन तीनों को ऐड किया। अब तीनों को ऐड किया तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उन तीनों का मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास K क्या होगा बेटा, K इज इक्वल टू 1/K1 का स्क्वायर इंटू K2 की पावर 2 इंटू K3 की पावर 6। दिस इज माई फाइनल आंसर और फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन का, टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो रिएक्शंस गिवन है इनमें बस चेंजेस करने हैं। अगला क्वेश्चन करके देखो बेटा, जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन दे रखी, तीसरी वाली बनानी है SO2। मैम बहुत सिंपल सी बात है, मुझे रिएक्टेंट में SO2 चाहिए, तो SO2 तो इसमें दे रखा है, तो इस रिएक्शन को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। यहाँ पर इस रिएक्शन को रिवर्स किया बेटा, रिवर्स करते ही मेरा बन गया, यहाँ पर क्या बना, क्या बन गया, यहाँ पर बन गया है SO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद S प्लस O2। तो इस रिएक्शन को जब रिवर्स किया तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1। नाउ क्वेश्चन में 2SO2 चाहिए, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2SO2 2S2O2, तो मल्टीप्लाई किया है तो पावर में नंबर चला जाएगा, वेरी गुड। नीचे वाले के साथ कुछ भी नहीं करना है मैम, क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी 2SO3 होगा। देखो जरा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा 2S प्लस में 3/2 इंटू 2 कितना होगा 3O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3, और मैंने इसको क्या किया बेटा, K2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू दी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 2। अब इन दोनों को ऐड जब करेंगे बेटा, तो यहाँ देखो 2S से 2S कैंसिल हुआ, ये 2O2 इधर आएगा और इधर 3O2, तो 3 - 2 1O2,
तो फाइनल बच गया मेरा 2SO2 प्लस में O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3। क्या ये मेरी फाइनल इक्वेशन है? बिल्कुल है। यानी कि मेरी K की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इन दोनों को जोड़ के मेरी बनी है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 का स्क्वायर एंड इनटू में K2 की पावर 2, यानी इसको लिख सकते K इज इक्वल टू 1/K1 इनटू में K2 की पावर 2। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ चुका है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बेटा, यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। यहाँ पर तुम्हारे पास रिलेशन पूछा गया है इन तीनों इक्वेशंस का, कि यहाँ पर जो रिलेशन दिए गए हैं इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं K1, K2, K3, तो इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही है K1, K2, K3 के बीच में। ये चीजें आप कैसे करेंगे, आप दिमाग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर जरूर दीजिएगा बेटा। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चे, हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है टेम्परेचर। तुम चाहे कितने भी चेंजेस करके आए हो अभी तक हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर का जो चेंज है दैट इज मैंडेटरी, दैट इज बिगर, ठीक है। टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। कैसे होता है, ढंग से पढ़िए। फॉर ए गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अभी तक जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन चल रही थी ना, उसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कुछ भी किया, तुमने केमिकल रिएक्शन को ही बदल दिया था। N2 प्लस 3H2 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा था, तुमने उसको लिख दिया 2N2 प्लस 6H2 कन्वर्टेड इनटू 4NH3। तो यहाँ पर तुमने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किया, तुम्हारा K इक्विलिब्रियम चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि तुमने रिएक्शन को बदल दिया, स्टाइकोमेट्री चेंज कर दिया, यानी कि तुमने रिएक्शन को चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड। बट यहाँ पर समझो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी तक हम बोल रहे थे कि केमिकल जो रिएक्शन होती है बेटा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। क्यों? Because if you change the temperature for that particular reaction during the reaction, उसका K equilibrium change हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए जो उसका इक्विलिब्रियम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसका चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बदल दिया, K इक्विलिब्रियम की उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज हो जाएगी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि मैम आपने स्टाइकोमेट्री चेंज किया तो वहां पर भी तो इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, उधर जैसे ही तुमने स्टाइकोमेट्री को चेंज किया ना, यू चेंज्ड द रिएक्शन। ध्यान से एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ, देखो। N2 प्लस H2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2NH3, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर इसका K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2N2 प्लस में 6H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 2 जा 4NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा K2 बिकॉज यू चेंज्ड दिस रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, केवल इसी रिएक्शन के लिए अगर तुम टेम्परेचर को T1 रखते हो कांस्टेंट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट फॉर दिस वन। स्टाइकोमेट्री चेंज करके तुमने रिएक्शन को बदल दिया है, ठीक है। अगर मैं इसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करती हूँ तो इसमें एक T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या रहने वाला है, K1। और जैसे ही तुमने टेम्परेचर T2 चेंज किया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा K डैश। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि T2 टेम्परेचर के ऊपर आपका K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और T1 टेम्परेचर के ऊपर आपका K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले मेरा टेम्परेचर T1 था, बाद में मैंने उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर T2 किया, यानी कि इंक्रीज कर दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है, मैंने मान ली बेटा ऐसा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ये हमारी वांट ऑफ इक्वेशन के द्वारा दी जाती है बेटा। वांट ऑफ
इक्वेशन जो है ये हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में। log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। T1 टेम्परेचर जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, जैसे तुमने टेम्परेचर को बदला उसी रिएक्शन के लिए T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया। ठीक है, डेल्टा H आपका एंथैल्पी चेंज है बेटा, डेल्टा H क्या है आपका, एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, इट इज योर एंथैल्पी चेंज। और R क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log K2 बाई K1 को log K2 माइनस K1 माइनस log K1 माइनस log K1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H जो एंथैल्पी चेंज है वो 2.303 R इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, दैट्स इट। ठीक है, ये है आपकी वन ऑफ इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर में रिलेशन बताती है। डेल्टा H क्या होता है आपका, एंथैल्पी चेंज होता है जैसा कि तुम्हें पता है। तो डेल्टा H की वैल्यू मान लो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मान लो पॉजिटिव है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट रिएक्शन। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब हुआ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, when reaction is endothermic that means delta is positive बेटा। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने फॉर्मूला देखो क्या था, यहाँ पर log K2 माइनस log K1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तुमने कंडीशन क्या मान रखी है, T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। ठीक है, कंडीशन क्या लगा रहे हो कि रिएक्शन हमारी चल रही है और मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब वहां पर मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, भाई ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, T2 अगर ग्रेटर देन T1 है यानी कि ये टर्म पॉजिटिव है और तुमने यहाँ पर इसको भी पॉजिटिव ले लिया, डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक के लिए, दैट मीन्स log K2 माइनस K1 क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। log K2, अगली स्लाइड हो गई क्या, हाँ, तो log K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1 के लिए log K2 माइनस log K1 बराबर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब क्या है, जब T1 टेम्परेचर था उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया। फिर यहाँ से हमने प्रूव किया बेटा कि अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, इसका मतलब वहां से सॉल्व होके आया कि K2 इज ग्रेटर देन K1 है। अब जल्दी से बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ना। क्यों, क्योंकि K इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। सो इफ K इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस में जा रही है, फॉरवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, T2 इज ग्रेटर देन T1 ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जब डेल्टा H पॉजिटिव था उस प्रोसेस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी मोमेंट पे अगर हम यहाँ पर ये बात कर ले बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि अगर मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर से हीट निकल रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव रहने वाली है, ये नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब log K2 माइनस log K1 इज लेस देन 0, दैट मीन्स K2 इज लेस देन K1। यानी कि बेटा जब आपने T2 को बढ़ाया है T1 से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए K2 की वैल्यू घट रही है, K2 की वैल्यू घट रही है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन घट रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन घट रहा है। दैट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। किस में आ रही है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। बात आई समझ में। तो मैंने यहाँ पर आपको दो चीज बताई। पहली चीज तो ये बेटा कि हमने रिलेशन देखा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और टेम्परेचर का,
कि भाई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर तुम टेम्परेचर सेम रख रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। बट अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा इस इक्वेशन के माध्यम से। डेल्टा एच आपका एंथैल्पी चेंज है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर आप एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, वो भी इंक्रीजिंग टेम्परेचर के, कि पहले मेरा T1 टेम्परेचर था, फिर मैंने बढ़ा के उसको T2 कर दिया, T2 इज ग्रेटर देन T1, उस कंडीशन में आपके पास चीज आई थी बेटा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 रखते हैं तो एंडोथर्मिक के लिए K2 इज ग्रेटर देन K1, दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड में। लेकिन वही जब मैं एक्सोथर्मिक की बात करती हूँ, एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करती हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। क्यों? क्योंकि K2 इज लेस देन K1 ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बात आई समझ में? तो ये था हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, 27 डिग्री सेल्सियस पर Kc की वैल्यू 10 की पावर -2 थी, Kc की वैल्यू 10⁻⁻2 थी एट 27 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर Kc की वैल्यू 10⁻10 हो गई कितने टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, 27, और ये T2 की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है? अरे मैम, दिस इज माई K1, दिस इज माई K2, K2 इज लेस देन K1। यस मैम, 10 की पावर -2 था, 10 की पावर -10 हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक नेचर की है मैम। इसमें से हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बेटा। क्लियर है? इस तरीके से हम फैक्टर अफेक्टिंग बताएंगे बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो जो कि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं डिपेंड करता, प्रेशर नहीं डिपेंड करता, चेंज कर लो तुम प्रेशर को, के इक्विलिब्रियम वही रहने वाला है। वॉल्यूम चेंज कर लो, के इक्विलिब्रियम वही रहने वाला है। कैटलिस्ट ऐड कर दो, के इक्विलिब्रियम वही सेम रहेगा। इनर्ट गैस ऐड कर दो, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली चेंजेस, ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। समझ आया? अगर तुम रिएक्शन बदल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, उसमें चाहे तुम कुछ भी चेंज कर लो, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकोमेट्रिक चेंजेस, इफ यू आर चेंजिंग द रिएक्शन, ठीक है। बाकी प्रेशर और कंसंट्रेशन का हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैम के इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, या फिर हम ये कहें कि प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, तो फिर आप ऐसा क्यों लिख रही हैं? तो उसके लिए यू हैव टू वेट ना फॉर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस। अभी के लिए फिलहाल आप इतनी बात जानिए कि टेम्परेचर केवल पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज कर सकता है, बाकी कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी ताकत के इक्विलिब्रियम को उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं कर सकती। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई। आज के लेक्चर में हमने फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया है बेटा। लास्ट स्लाइड जो मैंने दिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें आना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि ये जादू हो कैसे रहा है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, डीपीपी आपको मिल जाएगी, अच्छे से सॉल्व करनी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और दी केमिस्ट्री फैमिली को जल्दी से जल्दी धूम मचा के अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।